11वें NFC इफ्तिताही इजलास में मालियाती उमूर को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला हुआ है कि 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। साबिक फाटा के मामलात के लिए अलग ग्रुप बनाया जाएगा। अगला इजलास जनवरी में होगा। 7वें NFC अवार्ड वसाइल की तकसीम के बुनियादी मयार के साथ रहे। इस अरसे में पाकिस्तान की मईशत में उतार चढ़ाव आया, सूबाई हुदूद और आबादी में तब्दीलियां हुई, लेकिन NFC फार्मूला इस तब्दीली के मुताबिक अपडेट नहीं हुआ। NFC के मौजूदा निज़ाम में सूबों और विफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम 2 सतहों पर होती है। विफाक और सूबे अपने हिस्से के काबिल तकसीम वसाइल से फंड्स हासिल करते हैं, जबकि दूसरी तकसीम में सूबों के दरमियान आबादी, महसूल जमा करने की सलाहियत, गुर्बत, ज़रखेज़ी और जंगलात के तनासुब के मुताबिक हिस्सा दिया जाता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक NFC अवार्ड के तहत सूबों को मुंतकिल होने वाले फंड्स विफाकी हुकूमत के नहीं होते, बल्कि ये विफाक के मजमूई वसाइल में से हर इकाई के लिए मुख्तस किए जाते हैं। विफाक और सूबे एक दूसरे के सामने जवाबदेह नहीं। अगर विफाकी हुक्काम फंड्स की कारकर्दगी के मयार के मुताबिक नताइज तलब करें तो क्या सूबों को भी यह हक हासिल है कि वो विफाकी इदारों की कारकर्दगी या महसूल जमा करने की सलाहियत पर सवाल उठाएं? वजारत मनसूबाबंदी के वर्किंग पेपर में 2 मंजरनामे पेश किए गए हैं। पहला मंजरनामा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती के बाद विफाक और सूबों के दरमियान तकसीम की बुनियाद रखता है, जिसमें सूबों का हिस्सा 37.5% और बाकी हिस्सा विफाक का है। दूसरा मंजरनामा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात को काबिल तकसीम महसूल से पहले मिन्हा करता है, जिससे विफाक के वसाइल में इजाफे की तवक्को की जाती है। सूबाई अखराजात और वसाइल के गैर मुतवाज़न इस्तेमाल से मुताल्लिक़ भी सवालात मौजूद हैं। विफाकी सतह पर भी सरकारी इदारों को माली ताउन के बावजूद महसूल में इजाफा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर 2024 में 1586 अरब रुपए विफाकी इदारों को फराहम किए गए, जबकि वो 367 अरब रुपए का सिर्फ महसूल जमा कर सके। NFC के देरीना मसाइल में इदारा जाती सलाहियत, महसूल का हुसूल, विफाकी और सूबाई अखराजात में अदम तवाज़ुन जैसे इशूज हैं। इन मसाइल के बाद सूबे और विफाक दोनों ही मुल्की पैदावार में इजाफा करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में सवालात जन्म लेते हैं कि अब की बार NFC फार्मूला वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएगा? क्या विफाक और सूबे वसाइल के मौसर इस्तेमाल में कामयाब होंगे? और क्या NFC अवार्ड्स मुस्तकबिल में मालियाती इस्तेहकाम बरकरार रखने के काबिल हैं? और सबसे बढ़कर 7वें NFC अवार्ड के मौके पर पाकिस्तान भर में जिस तरह का सियासी इस्तेहकाम था, आज पाकिस्तान में उस तरह का सियासी इस्तेहकाम मौजूद है जो इस अहम तरीन मालियाती तकसीम को तंग नज़र सियासत से पाक रख सके। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं रज़ा रूमी, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, और आज प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं साद रसूल साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 11वां NFC अवार्ड माहिरीन की 2 मुख्तलिफ आरा, विफाक वसाइल की बेहतर तकसीम कर सकता है या सूबाई वसाइल पर ज़्यादा हक सूबों का? कौन सी राय हकीकत के ज़्यादा करीब? ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में कौन सी राय ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो डिलीवरेबल है, जहाँ पे शिकवे शिकायत कम हो जाएं? मेरे ख्याल में ये सवाल ही ठीक नहीं है कि सूबे बेहतर कर सकते हैं या विफाक बेहतर कर सकता है या किसके पास ज़्यादा वसाइल होने चाहिए। देखें, ये कौमी वसाइल हैं और इस पर हक अवाम का है, तो हमने जो देखना है वही है कि अवामी मफाद में क्या है और किस तरह की तकसीम अवामी मफाद में ज़्यादा है। और हम जिस तरह के माशी बहरानों में घिर गए हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता 20 साल में हम अपने इलाके जो हैं उसके मुल्कों से भी तकरीबन आधी रफ्तार से चल रहे हैं, मुसलसल पीछे जा रहे हैं। उसको हल करने के लिए जो हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें लानी हैं, उसमें NFC को दोबारा देखने का क्या किरदार है। तो इसको हमें झगड़े के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ना विफाक और सूबों के दरमियान झगड़े के तौर पर, ना सूबों और सूबों के दरमियान जो झगड़ा है उसके तौर पे। हमें ये देखना चाहिए कि ये बहरान है क्या, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हल होगा, और इसमें जो फिस्कल फेडरलिज्म है, सूबों और विफाक के दरमियान में जो तकसीम है, उसको कैसे बेहतर और मौसर बनाना है। तो दोनों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। इसमें सूबों के ज़िम्मे भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गलती उनकी है और बहुत सी गलतियां विफाक की भी हैं। देखिए, जब से NFC अवार्ड आया है और जिस तरह की तकसीम की गई है, उसका नतीजा ये निकला है कि हर साल विफाक को 6000 अरब का घाटा पड़ता है। अब ये घाटा वो कहाँ से पूरा करता है? ये घाटा वो पूरा करता है कर्जे उठा के। और उसका नतीजा क्या निकला है कि हमारा उधार जो NFC अवार्ड जब आया था आज से 15 साल पहले 8 ट्रिलियन था,
इस वक्त वो 72 ट्रिलियन हो चुका है, तकरीबन 9 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो क्या इस तरह से विफाक चल सकता है? सूबों के पास बहुत से वसाइल चले गए, हमें बहुत सी उम्मीद थी जब सूबों के पास वसाइल गए थे, क्योंकि विफाक भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन सूबों ने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। मिसाल के तौर पर सूबों ने खुद वसाइल जमा करने थे। आज सूबे कितना टैक्स जमा करते हैं? 0.8% GDP का। हम इस बात को रोते हैं कि विफाक 10% GDP का जमा करता है, लेकिन सूबे सिर्फ 0.8% जमा करते हैं। जो टैक्स उनके ज़िम्मे थे, ज़राअत उनके ज़िम्मे था, बहुत अच्छे उससे पैसे जमा हो सकते हैं। कम से कम पंजाब में सर्विसेज पे GST, जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं जहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा हैं, पंजाब और सिंध में बहुत अच्छा उससे जमा हो सकता था। प्रॉपर्टी पर तमाम सूबे जमा कर सकते हैं, कोई कोशिश नहीं की। एक तो वसाइल जमा नहीं किए, फिर जो पैसे उनके पास आए उसको जिस तरीके से खर्च करना था, जो एक्सपेंडिचर की क्वालिटी थी, वो हमें नज़र नहीं आई कि इतने पैसे आपके पास आए तो उसके नतीजे में तालीम कितनी बेहतर हुई। इंडिकेटर्स दिखाएं आप, कुछ नहीं हुआ। सेहत कितनी बेहतर हुई, लोगों की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई, रोज़गार कितना हुआ, कारोबार के लिए कितने मौके बने, कुछ नहीं है दिखाने को। और जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि NFC रेवेन्यू की तकसीम का फार्मूला है। आप हमसे एक्सपेंडिचर का ना पूछें, ये भी ना पूछें कि लाहौर के पास अगर पैसे आए तो जनूबी पंजाब को क्या मिला, ठीक हो गया। पेशावर के पास अगर पैसे आए तो जनूबी पख्तूनख्वा को क्या मिला, फाटा के इलाकों को क्या मिला। वो कहते हैं ये भी मत पूछें। दुरुस्त। देखिए अवाम ने तो पूछना है ना, विफाक अगर ना भी पूछे। NFC सिर्फ विफाक और सूबों का मसला तो नहीं है, तो मेरे और आपके पैसे हैं, गरीब लोगों के पैसे हैं, उन्होंने तो पूछना है। फिर आप देखिए कि विफाक ने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जिम्मेदारियां जो सूबों को दे सकता था, वो उसने कहा नहीं, वो मैंने खुद करनी है। सब्सिडीज मैंने खुद देनी है। भी आपने क्यों देनी है? बिजली की सब्सिडी देनी है, सूबों ने बिजली की चोरी में भी ताउन नहीं करना। जब घाटा पड़े तो वो विफाक अदा करे, लेकिन मैं कहूंगा कि सूबे बिजली और गैस की चोरी गवर्नेंस फेलियर नजर आया। ठीक हो गया ज़ैगब साहब। इसलिए देखिए गवर्नेंस की खाली फेलियर नहीं है, विफाकी महकमे है और तो पकड़ना है पुलिस ने। ठीक, वापडा पुलिस के बगैर कुछ नहीं कर सकता, वो करने को तैयार नहीं है। ठीक, तो खाद की सब्सिडी देनी है विफाक ने, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके पैसे देने हैं विफाक ने, MNAs के फंड्स के जरिए सूबों के काम और सूबों के प्रोजेक्ट, और इसके अलावा कई प्रोजेक्ट विफाक ने करने। अब कह रहे हैं कि हाल निकाला जाए अपनी जिम्मेदारियों के साथ ताकि आवाम को जवाब दे। साद रसूल साहब, NFC अवार्ड के जरिए विफाकी कंट्रोल बढ़ाने की एक बाज़गश्त है, ये भी डिस्कशन के अंदर मामलात हैं। ऐसे में सिंध को में देखा जाए पीपल्स पार्टी या खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों अपनी अपनी आखिरी सियासी लाइफ लाइन बचाने की कोशिश में है। किस हद तक वो जा सकते हैं कि अपने अपने एंड पर कुछ बचा पाएं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 2-3 बुनियादी सी बातें हैं। NFC अवार्ड पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 160 के नीचे से एमिनेट करता है, जिसके अंदर ये बात बड़ी वाज़े तौर पे, और मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत मज़ीद करूँ आपकी इजाज़त से, कि अभी जो बात हो रही थी इसमें से बहुत सारी बातें बड़ी वैलिड हैं। सूबों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन चीज़ों की जो टैक्सेस उन्होंने कलेक्ट करने हैं, जैसे भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कहा गया। हर सूबे के अंदर मुतल्लिका सूबों ने अपनी अपनी टैक्सेशन के इदारे बनाए। पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी क्रिएट की गई, सिंध के अंदर सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी क्रिएट की, इसी तरह KPK के अंदर बलोचिस्तान के अंदर मुतल्लिका इदारे क्रिएट किए गए, जो कि सूबाई FBRs हैं, जिनका काम यह है कि वो तमाम चीज़ें जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई इख्तियार के अंदर आइन ने दे दी, उनके ऊपर कलेक्शन कैसे होगी, जिसमें सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी है, दीगर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुतल्लिका इदारों से सूबा खुद कलेक्ट करता है। अभी लैंड रेवेन्यू रेयर्स की बात हुई, पटवार हर सूबे का इंडिपेंडेंट है, वो अपनी रजिस्ट्रेशंस, अपनी लैंड ट्रांसफ़र फीस, अपनी दीगर स्टैम्प ड्यूटीज़, दीगर चीज़ें खुद कलेक्ट करता है। ये बात दुरुस्त है कि हमारा जो इस वक्त का आइनी स्ट्रक्चर है, जो, और मैं उस आइनी स्ट्रक्चर को 18वीं तरमीम से ऑनवर्ड्स काउंट कर रहा हूँ, जब से जिसके बाद NFC अवार्ड इफेक्टिवली सेटल हुआ और जब से ये सारी बहस चल रही है, उस आइनी स्ट्रक्चर को जिसको 2010 में 18वीं तरमीम के तहत इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें पर्पसफुली
جو اس وقت بھی حکمران دو جماعتیں اتحاد، جن کا جو حکمران اتحاد ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے خاص طور پہ اس بات کو سٹریس کیا کہ ہم صوبوں کو زیادہ پاورز دیں گے، اور کیونکہ صوبوں کو زیادہ پاورز اور زیادہ محکمے ملیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ان کو کورسپونڈنگ زیادہ پیسے بھی ملنے چاہیے تاکہ وہ ان محکموں کی کلیکشنز ایک خود کر سکیں، اور دوسرا جہاں پہ ضرورت پڑے تو جو وفاق نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے اس میں سے صوبے اپنا خرچ کر سکیں۔ لیکن یہ آدھی بات ہے۔ یہ جو فیڈرلزم جو ہم نے 18ویں ترمیم کے اندر انٹروڈیوس کی، اس کا پہلا حصہ تھا کہ کچھ پاورز ہم وفاق سے لے کے صوبوں کو دیں گے تاکہ وہ ایکسرسائز کریں۔ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے۔ دوسرا حصہ تھا آرٹیکل 140A، جس کے تحت لوکل گورنمنٹس کریٹ ہونی تھی، اور وہ پیسے جو وفاق نے صوبوں کو دیے بہت ساری چیزوں کے مد میں، کچھ ہیلتھ کیئر کے مد میں، کچھ ایجوکیشن کے مد میں، کچھ اور چیزوں کے پرسپیکٹو کے اندر، وہ صرف جیسے بھی بالکل درست نشاندہی کی گئی، وہ صرف لاہور شہر کی تزئین و آرائش پہ یا کراچی پہ یا پشاور پہ یا کوئٹہ پہ نہیں لگنی تھیں، وہ متعلقہ ہر صوبے نے اپنے اپنے صوبائی لوکل گورنمنٹ کے قانون کے تحت متعلقہ ڈسٹرکٹس کے اندر، متعلقہ ریجنز کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وفاق کچھ میجر رسپانسبلٹیز ادا کرے گا، جس کے اندر ڈیفینس، جس کے اندر کرنسی، ٹرانسپورٹیشن، فورن افیئرز، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور باقی جتنا گورننس سٹرکچر ہے، خواہ صوبائی گورننس سٹرکچر ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ جو میونسپل گورننس سٹرکچر ہے، جو عوام کے قریب ترین ہوتا ہے، وہاں تک یہ پیسے پہنچائے جائیں گے، خواہ صوبہ کلیکٹ کرے یا وفاق کلیکٹ کرے، صوبے کو دے اور صوبے آگے سے لوکل گورنمنٹ تک پہنچائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ تو پہلے پورا کر لیا گیا، اور 18ویں ترمیم بھی کر دی گئی، ڈیولوشن بھی کر دی گئی، اس کے تابع NFC ایوارڈ بھی ڈٹرمن کر لیا گیا، اور سیاسی خلش ضرور ہے بہت سارے صوبوں کو، سندھ کو بھی ہے، KP کو بھی ہے کہ ہمارے NFC کے ایوارڈز اس طرح نہیں ہمیں مل رہے، لیکن پیسے دیے گئے، وہ پیسے صوبائی سطح پہ رک گئے اور لوکل گورنمنٹس تک نہیں جا سکے، جو کہ مقصد تھا۔ اگر آپ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے سٹرکچر کو پڑھیں تو اس مقصد ہی لوکل گورنمنٹ تک پہنچنا تھا۔ ایک طرف یہ بات حقیقت ہے اور صوبوں کی بات اس حد تک درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی تھی، اس وقت انٹینشن تو بالکل بہت زبردست تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 15 سال میں 3-4 ایسی واقعات آئے، کرونا جس میں کرونا وائرس والی بات سب سے سر فہرست ہے، جہاں پہ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں صوبے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو وفاق کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایک آپ نے نیشنل پالیسی آن ہیلتھ کیئر بنانی ہے، ٹرانسپورٹیشن بنانی ہے، دیگر اس طرح کی بنانی ہے، جس طرح کہ کووڈ کے درمیان میں یہ بات ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب لاک ڈاؤن کر دے، سندھ نہ کرے، کہ سندھ میں دوائی اویلیبل ہو، KP میں نہ ہو، KP میں ہو، بلوچستان میں نہ ہو۔ تو ہم نے ایک آرٹیفیشل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کریٹ کیا جس کو اس وقت NCOC کہا گیا، جو 18ویں ترمیم کے اراؤنڈ جانا تھا۔ اب جب اس پہ پوری بحث ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، NFC ایوارڈ کے اوپر بھی ہم نے پچھلے سال میں 2 آئینی ترامیم بھی کسی نہ کسی طریقے کر لی ہیں، اگلی آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس سٹرکچر کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے۔ درست ہو گیا۔ ایوارڈ کا کیا مقصد ہے، وہ صوبوں تک کیوں جائے گا، کون سی چیزیں وفاق واپس لے گا، اور کون سی صوبوں پر ذمہ داری سے ڈالی جانے کی ضرورت ہے۔ درست ہو گیا سعد رسول صاحب۔